नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर सीबी आर्मी एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को। उसी क्रम में आज आप लोग उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को पढ़ेंगे। तो जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की देखरेख उसे संचालित आदि करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया? बेसिक शिक्षा परिषद। और इसका गठन कब किया गया था? 25 जुलाई 1972 में। 25 जुलाई 1972 को इसका गठन किया जाता है। और कल की क्लास में भी हमने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। जो साथी चैनल पर नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग हमारी कल की वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये जो बेसिक शिक्षा परिषद है, इसका जो मुख्य कार्य है क्या है कि जो प्राथमिक विद्यालय है उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना इसका एक मुख्य काम है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना। ठीक है। इसके बाद उनका स्थानांतरण करना। स्थानांतरण करना। विद्यालय की जो समयावधि आदि होती है, उस समयावधि को भी ये कहीं न कहीं निर्धारित करता है। ठीक है। विद्यालय की समयावधि को निर्धारित करना। ठीक है। इसके बाद जो भी राज्य में ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना भी इसके कार्यों के अंतर्गत आता है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। तो इसके ये कुछ मुख्य कार्य हैं। वर्ष 2011 में, जुलाई 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में ही एक महत्वपूर्ण एक योजना निकाली, एक अधिनियम निकाला। तो जुलाई 2011 की बात है। और इसके तहत क्या होता है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था। क्या आया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। प्यारे साथियों, ये जो अधिनियम था, ये संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। किसने पारित किया था? इसे संसद द्वारा पारित किया गया। और इस पर जो राष्ट्रपति जी के साइन हुए थे
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय ने इस अधिनियम पर अपने साइन किए और संसद द्वारा ये पारित हो जाता है और ये 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो जाता है। कब से? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया जाता है। इसी क्रम में इसको आप लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है इसको RT एक्ट, ठीक है, 2009 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो ये संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। राष्ट्रपति महोदय ने जो साइन किए थे वो 26 अगस्त 2009 को किए थे। और इसी क्रम में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी एक अधिनियम बनाती है और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया, बच्चों को शामिल किया गया, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को बच्चों को इसमें शामिल किया गया और इस अधिनियम में प्यारे साथियों 7 अध्याय हैं। अध्याय कितने? 7 और 37 इसमें धाराएं हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनको एक आप नोट्स बना लीजिए, अपने नोट्स में इनको विधिवत आप लिखते रहिए। तो इसमें कितनी धाराएं हैं? 37 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये जो अधिनियम लाया गया ये संविधान के अनुच्छेद 21A संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुपालन में इसे लाया गया था। अर्थात जो संविधान का अनुच्छेद 21A है उसके अनुपालन में उसको लागू करने के लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार द्वारा एक ये अधिनियम लाया गया, ठीक है। यहाँ पर प्यारे साथियों 38 कर लीजिए, 37 नहीं है 38 है। कितनी है? 38 मेंशन कर लो आप लोग, 38 धाराएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका RTE एक्ट। और इसमें एक और प्राविधान किया गया था, कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की आबादी लगभग 300 या 300 से एवव है और उस क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। क्या इसमें नियम है कि यदि 300 या उससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में 1 किलोमीटर के क्षेत्र के 1 किलोमीटर क्षेत्र में ही लिख लीजिए, क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। और इसी तरीके से
दूसरा नियम ये भी है कि अगर उस क्षेत्र की आबादी लगभग 800 के करीब है, 800 या 800 से ज़्यादा है, और लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो वहाँ पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की भी व्यवस्था की जाएगी। तो लिख लीजिए इसको भी कि यदि 800 की आबादी वाले क्षेत्र में यदि 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो वहाँ एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। तो अगर 800 की आबादी वाले क्षेत्र में यदि 3 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है, तो वहाँ पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है साथियों। इसके बाद सरकार द्वारा समय समय पर प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती रहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा या प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही? मुख्य रूप से अगर देखें तो पहली तो योजना राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना है। कौन सी? राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना। कौन सी है? राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना। इसके तहत क्या होता है कि राज्य के जो सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया हो, ऐसे शिक्षकों को इसके लिए चयनित किया जाता है। क्या किया गया हो? ये किसको दिया जाता है? जो राज्य के सर्वोत्तम शिक्षकों को दिया जाता है। और कैसे शिक्षकों को? जिन्होंने अपनी मेहनत से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया हो, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की पूरी कोशिश की हो। तो यहाँ लिख लीजिए कि ऐसे अध्यापक जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया हो, ऐसे अध्यापकों को इसके लिए चयनित किया जाता है। और इसमें वो शिक्षक चयनित नहीं हो सकते हैं जो संविदा पर हैं, या जो शिक्षा मित्र हैं, या जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं, या फिर ऐसे शिक्षक जो व्यक्तिगत कोचिंग में संलिप्त हैं। ऐसे शिक्षक इसके लिए पात्र बिल्कुल नहीं होते हैं। इसको भी मेंशन कर लो कि निम्न प्रकार के शिक्षक पात्र नहीं हैं। तो लिख लीजिए कौन कौन से शिक्षक पात्र नहीं हैं? जो संविदा पर हों, संविदा शिक्षक, ठीक है, या फिर जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र, या फिर ऐसे शिक्षक जो कहीं न कहीं रिटायर हो गए हैं, ठीक,
सेवानिवृत्त शिक्षक, ठीक। या फिर ऐसे शिक्षक जो व्यक्तिगत कोचिंग में संलिप्त हैं, ऐसे शिक्षक जो व्यक्तिगत कोचिंग में संलिप्त हैं। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के जो शिक्षक हैं वो पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है, इसमें जिन शिक्षकों का चयन किया जाता है वह चयन भी एक विशेष प्रकार की एक समिति होती है। उस समिति के माध्यम से क्या होता है, उनका चयन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका शिक्षकों का चयन, जो शिक्षकों का चयन किया जाता है वो एक कमेटी होती है, उसके द्वारा इन शिक्षकों का चयन किया जाता है, ठीक। तो उस कमेटी में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। कौन अध्यक्ष होता है? ये प्राचार्य होते हैं जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के, लिख लीजिए यहाँ, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो प्राचार्य होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी ये इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और जिलाधिकारी द्वारा एक व्यक्ति इसमें नामित किया जाता है, वो भी इसका एक नामित सदस्य होता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित व्यक्ति, ठीक है, जो एक नामित सदस्य होता है, नामित सदस्य, ठीक है। तो ये समिति इन अध्यापकों का चयन करती है और इसके बाद कहीं न कहीं इन्हें पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक योजना है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली 2011। प्यारे साथियों, ये जो नियमावली उत्तर प्रदेश में लाई गई, ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत या उसके क्रम में ये लाई गई थी। किसके लिए? ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रम में लाई गई, ठीक है। और ये 26 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जुलाई 2011 को। तो ये RT एक्ट 2009 का है और इसी के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियमावली बनाई, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम एक नियमावली बनाई, जिसके तहत क्या होता है, बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको कहीं न कहीं शिक्षा प्रदान करने का काम किया जा रहा है, ठीक। इसके बाद एक योजना है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्यारे साथियों, ये जो योजना
लाई गई थी, ये वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में ये योजना लाई गई। मुख्य रूप से ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। किसके द्वारा? ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, ठीक। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, उन प्राथमिक विद्यालयों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन बुनियादी सुविधाओं को जांचना, उनका सुधार करना, उन बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना इसका मुख्य कार्य था। तो लिख लीजिए यहाँ पर, इसका जो कार्य है या जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को जांचना, उन्हें बेहतर बनाना, ठीक है। तो ये इसका क्या था? मुख्य कार्य था, ठीक। इसमें एक बात और कही गई थी कि विद्यालय में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, ठीक। 2 कमरे होने चाहिए, 2 अध्यापक होने चाहिए और इन अध्यापकों में एक अध्यापक पुरुष और एक महिला हो, एक पुरुष हो और एक महिला होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद कुछ समय के बाद इसमें यह भी कहा गया, लगभग ये बात है 1992 की, ये भी कहा गया कि थोड़ा सुधार किया गया था 1992 में, और ये कहा कि नहीं, अब कम से कम तो 3 कमरे होने चाहिए और 3 अध्यापक होने चाहिए, ठीक है। 3 अध्यापक होने चाहिए, 3 कमरे होने चाहिए, ठीक, ये कहा था। बाद में देखिए आप, पहले तो इसने क्या किया कि प्राथमिक विद्यालयों के बारे में ही बात की। किसके बारे में? प्राथमिक विद्यालयों के बारे में ही बात की, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया। बाद में, या यहाँ लिख लीजिए, प्रारंभ में इसने प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में कार्य किया। बाद में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसी के साथ जो अगली योजना है वो है शिक्षा मित्र योजना। देख लेते हैं शिक्षा मित्र योजना को। शिक्षा मित्र योजना ये क्या है? ये लगभग वही वर्ष 2001 की बात है, 2000 या 2001 में इसे शुरू किया गया था। और इसमें क्यों इसको शुरू किया गया था? इसलिए शुरू किया गया था कि जो विद्यालय हैं, विद्यालय में छात्रों और अध्यापकों का जो अनुपात है, मानक के अनुसार अनुपात बनाने के लिए इस योजना को कहीं न कहीं लाया गया था। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, इसको जो प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ 2001 में इसको शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था
कि जो विद्यालयों में शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है मानक के अनुसार उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना। ठीक है, तो छात्रों और अध्यापकों के अनुपात को या अनुपात के मानक को बनाए रखना, इसलिए ये योजना लाई गई थी। और इसमें जो मुख्य रूप से जिनका इसमें चयन किया जाता था वो मुख्य रूप से उसी गांव के युवक या युवती हो सकती थी। ठीक है, जो चयनित होगा वो उसी गांव का होगा, उसी गांव का जिस गांव में विद्यालय है। ठीक, जिस गांव में विद्यालय है उसी गांव का होना चाहिए, उसी गांव का युवक या युवती हो सकती है, हो सकती थी। ठीक, या हो सकती है। ठीक, और इसमें कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी थी, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी इसमें 65% थी और राज्य सरकार की इसमें 35% थी। ठीक है, इसके चयन के लिए भी एक समिति होती थी। क्या होती थी? एक समिति होती थी और उस समिति के द्वारा इसका चयन किया जाता था। और वो समिति गांव में ही एक शिक्षा समिति होती है, उस शिक्षा समिति द्वारा इसका चयन किया जाता था। जो चयन इसका होता है वो गांव की एक शिक्षा समिति होती है, लिख सकते हैं गांव की शिक्षा समिति द्वारा इसका चयन किया जाता था इन लोगों का। ठीक, इसके बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा समिति को भेजती है और वहाँ से अनुमोदन मिल जाता है। और इसके बाद इन्हें जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिन का इन्हें अपना प्रशिक्षण लेना होता है। इसके बाद क्या होता है? चयनित व्यक्ति को जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिन का प्रशिक्षण लेना होता है। ठीक, तो ये आपकी हो गई शिक्षा मित्र योजना। मुख्य रूप से ये जो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था, किसका? सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को भी बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ये योजना एक सफल योजना मानी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को बढ़ाने या सफल बनाने में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई शिक्षा मित्र योजना। ठीक है साथियों, इसके बाद जो अगली योजना है ये नोट कर लिया होगा। अगली योजना है आपकी सर्व शिक्षा अभियान। ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो योजना लाई गई थी ये करीब वर्ष 2000 में लाई गई थी। ठीक है, ये भी एक भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान
ये कब लाई गई थी? ये वर्ष 2001 में लाई गई थी। ठीक, ये अभियान भारत सरकार का ही एक अभियान था। ठीक, किसका अभियान था ये भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था या अध्यक्ष होता है वो पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं, और जो उपाध्यक्ष वो मानव संसाधन मंत्री होते हैं। ठीक, तो कहीं न कहीं ये योजना केंद्र सरकार की योजना थी और इसको लाया गया था। ठीक है, भारत सरकार का ये कार्यक्रम है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें कहीं न कहीं प्यारे साथियों ये जो अभियान लाया गया था ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक हैं, बालिकाएं हैं, लगभग जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है, उनको कहीं न कहीं शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, लिख लीजिए यहाँ पर कि ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के बालक बालिकाओं जो 6 से 14 वर्ष के हैं उन्हें शिक्षा तक या शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ठीक, तो उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु, शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए ये लाया गया था। ठीक, इसका जो एक उद्देश्य वाक्य था, क्या था? एक जो उद्देश्य वाक्य इसका था, उद्देश्य वाक्य वो क्या था? इस अभियान का जो उद्देश्य वाक्य था वो था सभी के लिए शिक्षा। क्या था? सभी के लिए शिक्षा, इसका एक उद्देश्य वाक्य था। बाद में क्या होता है, इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम बदलकर एक नया नाम समग्र शिक्षा अभियान कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए यहीं कहीं। बाद में इसका नाम बदलकर समग्र शिक्षा अभियान कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, इसके बाद इसे नोट कर लीजिए साथियों। नोट हो गया? इसके बाद जो अगली योजना है समग्र शिक्षा अभियान, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, हमने आपको बताया कि जो सर्व शिक्षा अभियान था बाद में उसका नाम बदल दिया गया और एक नया नाम समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। बाद में क्या होता है, जो ये समग्र शिक्षा अभियान है ये 4 अगस्त 2021 को ये लाया गया, और इसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत इसकी लिख लो। इसकी जो शुरुआत की गई थी 4 अगस्त 2021 को इसको शुरू किया गया था, और इसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, प्राथमिक इसमें प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को
शामिल किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान से किस प्रकार समग्र शिक्षा अभियान अलग है, तो आप बता सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में केवल प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया था और इसमें माध्यमिक शिक्षा को भी उसमें जोड़ लिया गया। ठीक, अर्थात कह सकते हैं कि इसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक इसको विस्तारित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो केंद्र की और राज्य की हिस्सेदारी है वो भी अलग अलग है। इसमें ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक इसका विस्तार हुआ। ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सॉरी। तो होता क्या है कि इसमें जो केंद्र की हिस्सेदारी है, केंद्र की जो हिस्सेदारी है वो प्यारे साथियों कितनी है? वो है 60%। कितनी है? 60%। और जो राज्य की हिस्सेदारी है, राज्य की हिस्सेदारी वो कितनी है? वो है 40%। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार का ही एक अभियान है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक अलग अलग हिस्सेदारी इसमें निर्धारित की गई है, निश्चित की गई है। और ये जो अभियान है ये 26 मार्च 2026 तक के लिए ये लाया गया है। ठीक, कब तक के लिए है? 26 मार्च 2026 के लिए। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। इसके बाद नोट हो गया। इसके बाद अगला अभियान है स्कूल चलो अभियान। जो स्कूल चलो अभियान है साथियों, स्कूल चलो अभियान ये क्यों लाया गया? क्योंकि जो प्राइमरी विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालयों में छात्रों की 100% उपस्थिति, 100% एडमिशन के लिए ये लाया गया। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों या छात्राओं के 100% एडमिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लाया गया। ठीक है, तो जैसे ही शैक्षिक वर्ष शुरू होता है, शैक्षिक वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से हो जाता है। तो जैसे ही शैक्षिक वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो क्या होता है कि जो भी बेसिक शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी आदि हैं वो गांव-गांव जाकर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करेंगे, उन्हें शिक्षा का महत्व बताएंगे और कहीं न कहीं उनसे ये कहेंगे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्कूल भेजें। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर कि जैसे ही शैक्षिक वर्ष शुरू होता है तो क्या होता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गांव-गांव जाकर बच्चों को व अभिभावकों को शिक्षा हेतु प्रेरित करेंगे, शिक्षा का महत्व बताएंगे और
बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये आपकी हो गई स्कूल चलो अभियान। ठीक है, इसी के साथ साथ जो मुख्य रूप से अगली योजना है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कौन सी है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसमें क्या है? ये योजना वर्ष 2006 में कब लाई गई थी? वर्ष 2006 में लाई गई। और क्या होता है, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो बालिकाएं होती हैं उन बालिकाओं को आवासीय सुविधा, आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और कहीं न कहीं इसको कक्षा 12 तक इसको विस्तारित किया जा रहा है। तो ये शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी वर्ष 2006 में। ठीक है, और किसके लिए? कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षा हेतु इसको खोला गया था। और धीरे धीरे इसको कक्षा 12 तक, अब इसे कक्षा 12 तक विस्तारित या हम कह सकते हैं संचालित किया जाएगा लिख लीजिए। ठीक, धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है। और ये जो योजना आई, इससे वास्तविकता अगर देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो संकल्पना है, जो उद्देश्य है, कहीं न कहीं वो भी इससे पूरा हो रहा है। यहाँ लिख लीजिए, इस योजना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य भी या लक्ष्य पूरा करने में, यहाँ लिख लीजिए, लक्ष्य पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। तो ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य पूरा करने में भी मददगार साबित हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसी के साथ जो अगली योजना है माध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना। माध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना या माध्याह्न भोजन योजना लिख सकते हैं। ठीक, माध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना। ठीक, ये योजना लाई गई थी वर्ष 1995 में। ठीक, वर्ष 1995 में इसको लाया गया था। और शुरुआत में क्या होता है कि कुछ जनपदों में, लगभग 38 जिलों में इसको लागू किया गया था। ये 15 अगस्त 1995 में इसको लाया गया था। और प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में इसे 38 जिलों में लागू किया गया था। लेकिन वर्ष 1996 से क्या होता है, एक साल के बाद इसे सभी जिलों में लागू कर दिया जाता है। ठीक, वर्ष 1996 से क्या होता है, इसे सभी जिलों में लागू कर दिया
जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है कि अगर बच्चे की 80% उपस्थिति विद्यालय में है, 80% अगर उपस्थिति है तो क्या होता है, उसको 3 किलोग्राम अनाज दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। इस योजना के तहत 80% जिस बालक की उपस्थिति है उसको 3 किलोग्राम क्या दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद लगभग ये बात है करीब 2004 की। 2004 से क्या होता है कि पका पकाया भोजन, पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है, कराया जाता है। ठीक है, वर्ष 2004 से पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है 15 अगस्त 1995 से इसको चलाया जा रहा है। प्रारंभ में इसको 38 जिलों में लागू किया गया था और लगभग 38 स्कूलों में, 38 जिलों के 38 स्कूलों में, ठीक है, स्कूलों में, ठीक, इसको लागू किया गया। वर्ष 1996 से सभी जिलों में, लगभग सभी विद्यालयों में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, और अगर विद्यार्थी की, बालक की उपस्थिति विद्यालय में 80% है तो इसको 3 किलोग्राम अनाज देते थे। लेकिन वर्ष 2004 से वहीं पर पका हुआ भोजन उनको उपलब्ध कराया जाने लगा। ठीक है, इसी के साथ जो अगली योजना है, निःशुल्क पाठ्यक्रम और यूनिफॉर्म योजना। निःशुल्क पाठ्यक्रम और यूनिफॉर्म योजना, यूनिफॉर्म योजना, इसके तहत क्या होता है कि बच्चों को, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क पाठ्यक्रम तो उपलब्ध कराया ही जाएगा सॉरी, और इसके साथ साथ कहीं न कहीं 2 जोड़ी यूनिफॉर्म भी उनको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, तो जो प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक, कराया जाता है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को। ठीक है, पाठ्यक्रम भी निःशुल्क उपलब्ध होता है और यूनिफॉर्म भी उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसी के साथ जो अगली योजना आप पढ़ेंगे वो है ऑपरेशन, यहीं पे आप लिख लीजिए, ऑपरेशन कायाकल्प योजना, कायाकल्प योजना, ऑपरेशन कायाकल्प योजना। ये क्यों चलाएगी? ये इसलिए चलाएगी कि कहीं न कहीं जो भी हमारे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें जो विद्यालयों में जो मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई हैं या मूलभूत सुविधाओं को जांचने हेतु और उन्हें कहीं न कहीं वहाँ पर विकसित और प्रदान करने हेतु इस योजना को लाया गया था। ये वर्ष 2018 में ये योजना लाई गई थी। और क्यों लाई गई थी? जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत ढांचा सुविधाएं या बुनियादी
सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इसे लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? वर्ष 2018 में। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास को अन्य दोस्तों में, आपके जो भी छोटे बड़े भाई हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हें भी आप ये क्लास शेयर करिए। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और जो कल वाली क्लास है उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो क्लास को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।